हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 में हम प्रश्न संख्या 8 से शुरू करने वाले हैं। चूँकि प्रश्न संख्या 7 तक हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है और हम आज क्या करते हैं, इसके 8वें प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना। तो 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है ना। जो भी चीज़ें देंगे फाइनल यही कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। तो जो भी हमको ज्ञात करना होता है ना, जैसे मान लिया रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, उसी को मान लेते हैं यक्स। अभी तक के भारतीय प्रश्नों में हमने यही किया है, तो यहाँ भी यही करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे प्रश्न संख्या ये कितना है, 8 है। पहले मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल ये बराबर दे रखा है यक्स। अच्छा, ये है किसमें, ओहो ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हम निकालेंगे, इसका जो मात्रक ले लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी देखिए आगे क्या करते हैं, आगे कह रहे हैं जो दूरी है इसमें दिया है 360 किलोमीटर है। तो दूरी बराबर है 360 किलोमीटर। अब फिर आगे है कि यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि अधिक उसकी चाल होती तो क्या करता। तो पहले इसके अनुसार चल लेते हैं कि अगर मान लें उसकी चाल कितनी है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तब यहाँ से पहले हम समय निकालते हैं कितना लगेगा। तो चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। अब यहीं से देखिए दूरी कितनी है 360 और चाल कितना है यक्स, ये आ गया टी बराबर, ये घंटे में आएगा पूरा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि उसकी चाल को कितना, यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो जो नई चाल आएगी, रेलगाड़ी की नई चाल कितनी हो जाएगी। अभी कितना माना था, यक्स माना था, तो अभी मान लीजिए x प्लस 5, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो रही है अभी। तो कह रहा हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, समय पहले जितना ले रहे थे, पहले कितना ले रहे थे टी, तो इसी से 1 घंटा कम। तो अब यहाँ से आते हैं दूसरी स्थिति, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी वही चीज़, दूरी बटा समय। तो समय बराबर यानी t-1 बराबर हो जाएगा, दूरी कितना है, दूरी अब भी वही चीज़ रहनी है, कितना 360। अब की बार चाल बदल गई है 360, अब की बार चाल बदली है चाल भी क्या है, वही है, चाल कितनी है x प्लस 5 बदल गई है। अब इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। आते हैं इधर कह रहा है कि अगर ये चीज़ आ गई हमको, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, t का मान रखते हैं। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, मतलब दोनों समीकरण है ना, तो इन्हीं दोनों से। तो यहाँ से t का मान रखोगे इसमें, तो दूसरा समीकरण है t-1, तो यहाँ रख दो 360 बटे यक्स माइनस 1 बराबर है 360 बटे यक्स। अब ax प्लस 5, यक्स प्लस 5। अभी क्या करना आपको, ये 360 देखिए इधर प्लस में है, चाहे तो उधर भेज दीजिए माइनस में, चाहे एक को उधर भेजिए वो प्लस में चला जाए, इस 360 को इधर ले आइए। तो हम क्या करते हैं, इस 360 यक्स प्लस 5 को लेकर के इधर आते हैं, इस एक को उधर भेजते हैं। तो ये हो जाएगा 360 बटे यक्स दिया है, माइनस में 360 बटे यक्स प्लस 5, यही बराबर आ जाएगा 1 के। यहाँ से ले लीजिए लासा, तो ये हो जाएगा यक्स और यक्स प्लस 5 यानी एलसीएम। अब यहाँ आएगा ये 360, अच्छा डायरेक्ट लासा नहीं लीजिए, एक काम करिए पहले, कुछ आसानी हो सकती है। यहाँ से कर लीजिए 360 उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बटे यक्स माइनस 1 बटे यक्स प्लस 5 और यही बराबर है 1 के। ये ठीक है 360। अब लासा लीजिए तो ये हो जाएगा यक्स
यक्स प्लस 5 हो जाएगा एलसीएम। और अब जब करेंगे तो ये आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 5 और यहाँ माइनस यक्स और बराबर में है 1। तो यहाँ हो जाएगा 360। देखिए यक्स से यक्स खत्म, बचेगा 5 और बटे में हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1। 360 का यहाँ गुणा करवाइए और ये देखिए बटे में तो इधर भेज दीजिए, चला जाएगा गुणे में। तो 360 का गुणे 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 360 का 5 में गुणा करवा के हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उधर भेज दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 360 और 5 है तो पहले लिख दीजिए यक्स स्क्वायर प्लस में 5x और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1800। जब 360 का 5 से गुणा करवाएंगे और बराबर में 0, गुणनखंड करेंगे इसका तो 1800 है। तो ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए, 1800 आ जाए और घटाने पर आ जाए 5। तो हम क्या ले सकते हैं, 45 और 4 40 कर लीजिए, 45 40 कर लीजिए। देखिए कैसे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18 और एक 0 पहले से 1800 आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं यक्स स्क्वायर प्लस में ले लेते हैं 45x माइनस में 40x और माइनस 1800 बराबर में 0। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, यक्स कॉमन, तो बचेगा क्या, यक्स प्लस 45 और यहाँ से माइनस 40 कॉमन, तो यहाँ भी बचेगा यक्स प्लस 45 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स प्लस 45 बचेगा क्या, यक्स माइनस 40 बराबर 0। तो एक बार क्या करेंगे, यक्स प्लस 45 बराबर 0, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 45, ठीक। और दूसरा ले लेंगे यक्स माइनस 40 बराबर 0, तो यक्स बराबर 40। अब देखिए दो मान निकल के आ गए हैं। चूँकि हमने यक्स को क्या माना है, ये चाल मानी है, तो क्या चाल कभी माइनस में हो सकता है, ऋणात्मक हो सकती है, नहीं। तो ये हम क्या कर देंगे, इसको अमान्य कर देंगे। यक्स बराबर 40 रहेगा मान्य, यानी जो ट्रेन की या रेलगाड़ी की जो चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा और यही हो जाएगा आंसर, ठीक। जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला नंबर, यानी प्रश्न नंबर 9। इसमें कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी हमको दोनों हौज से कितना समय लगता है ये हमको ज्ञात करना है। तो जो हमको कंडीशन दिया उसके अनुसार भी चलेंगे। पहली चीज़ हम लिखेंगे, पहले मान लेंगे, प्रश्न संख्या 9 है, मानेंगे क्या कि माना बड़े हौज में कितना है, हम माना हौज में, अच्छा बड़े व्यास द्वारा, ये बड़ा हौज नहीं है, बड़ा व्यास है, बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना है, यक्स है। यही कह रहा है ना कि जो बड़ा नल है उसको, उससे कह रहा है इसको दोनों ही स्थितियों में क्या करना है कि अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो हम पहला क्या करेंगे कि मान लेंगे कि बड़े नल द्वारा कितना समय लगा है, यक्स घंटे, ठीक है ना। तो अब जो कह रहा आगे कि जो बड़े व्यास वाला नल है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी जो छोटा नल होगा वो कितना समय लेगा, 10 घंटे अधिक। तो यहीं पर लिखते हैं छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। अगर ये 10 कम ले रहा है तो यहीं पर हम कर देंगे x प्लस 10, यानी ये 10 ज़्यादा होगा। अब देखिए आगे कह रहा है इसमें कि प्रत्येक द्वारा क्या करना है, अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी हमको ये पता चला है कि इसमें हमको समय पूरा हमने मान लिया कितना, यक्स मान लिया है, और वहाँ पर समय पहले से दे रखा कि कुछ घंटों में वो भर जा रहा है। तो पहले हम मानेंगे, यहाँ पर आगे आते हैं, लिखेंगे 1 घंटे में हौज को बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरने में लगा समय
लगा समय ये बराबर हो जाएगा 1 घंटे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, छोटे नल द्वारा करेंगे, छोटे व्यास वाले द्वारा, छोटे व्यास वाले नल द्वारा। तो ये कितना हो जाएगा 1/x + 10, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों हमको पता चल गए कि 1 घंटे में बड़े नल द्वारा कितना लग रहा है 1/x, और छोटे नल द्वारा कितना 1 हो जाएगा x + 10। तो जो हमको कुल भरा भाग मिलेगा यानी कुल समय, ठीक है ना, इतने समय में कुल भरा भाग कितना हमको मिलेगा। तो पहली चीज़ यहाँ एक दे रखा है, यहाँ थोड़ा सा हम अलग से हल कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इस दोनों पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में कितना 9 सही 3/8 घंटे लेते हैं। दोनों नल द्वारा लगा समय ये बराबर कितना है 9 सही 3/8, तो ये बराबर आ जाएगा 75/8। ये घंटे दे रखा है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में हौज में भरा गया जल, तो ये हो जाएगा 1/75/8, तो ये आ जाएगा 8/75। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए निकाल रहे हैं ना, कुल समय उतना लगा था, तो 1 घंटे में कितना लगेगा, तो हो जाएगा 1/75/8 यानी 8/75 आ जाएगा। तो देखो 1 घंटे में इसका कितना समय 1/x, ये कितना लेता है 1/x + 10। तो हम तीनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर लिखना आता है कुल जो हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/x + 1/x + 10 बराबर कितना हो जाएगा 8/75। अब यहीं पर 1/x है और 1/x + 10 है, लासा ले लो यानी LCM, तो ये हो जाएगा x + 10 + x बटे हो जाएगा x + 10 और ये बराबर 8/75 के, ठीक। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2x + 5, यहाँ से x² + 10x और यही बराबर 8/75 के। अब यहीं से थोड़ा सा और हल करते हैं, 2 यहाँ कॉमन, तो हो जाएगा x + 5 और यहाँ पर देखिए है x² + 10x है ही, यहाँ पर हो जाएगा 8/75। इस 2 से हम 8 को काटेंगे तो आ जाएगा 4। आते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x + 5 बटे में है x² प्लस में है 10x बराबर में 4/75, ये है 75। अब देखिए तिरछे क्या करते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 75x और ये हो जाएगा 75 पंजे 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 = 37, 375 और ये बराबर हो जाएगा 4x² और प्लस 10 चौक 40x। इन सबको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस में 40x माइनस 75x और माइनस हो जाएगा 375 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पहले घटा लेते हैं 4x², यहाँ से जब घटेगा 40 में से 75 तो बचेगा क्या 35x माइनस हो जाएगा 375 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये -35x है और ये -375 है और यहाँ पर है 4, तो 375 को जब 4 में गुणा करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 1500 आ जाएगा और बीच वाले में कितना है ये 35 है, तो हमको 35 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर आए 1500 और गुणा करने पर 375। तो हम ले लेंगे 4x² माइनस 60x माइनस 25x ये प्लस 25x और माइनस 375 और हल कर लेते हैं। यहाँ से 4 कॉमन, उसके साथ में x भी कॉमन, तो बचेगा x माइनस 15 और यहाँ से 25 कॉमन, तो यहाँ से भी बचेगा x माइनस 15। यहाँ ये तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ ब्रैकेट में है x माइनस 15 और यहाँ प्लस 25 और x माइनस 15 बराबर में है 0, बराबर 0 करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है x माइनस 15 कॉमन, तो बचेगा क्या 4x प्लस 25 बराबर 0। तो एक बार ये ले लो x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 15 और यहाँ से जब लेंगे तो ये हो जाएगा x 4x
प्लस 25 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -25/4। तो ये जो मान है ये अमान्य हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस में हो ही नहीं सकता। तो अगर अभी हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो x बराबर 15 वाला मान है ये यहाँ पर हमारा मान्य होगा। तो यानी जो छोटा नल है उसके द्वारा तो 15 घंटे लग रहे हैं, और बड़े नल द्वारा कितने लग रहे हैं, 15 घंटे। और छोटे नल यानी दोनों को जब इकट्ठे खोलेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 10 = 25, और ये कितना, केवल 10। यहाँ से ये बराबर में 15 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, इसमें और कुछ भी कहा है, देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, इतना कह दिया। अब ये आ गया इसका मान, तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर बताएं आप लोगों को अगला प्रश्न। बच्चों अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। चलिए अंतिम में क्या कह रहा है, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमको दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम जिस तरह से प्रश्न में कहा उसी के अनुसार चलते हैं। प्रश्न नंबर है 10, जिसमें हम पहला क्या करेंगे, मानेंगे। माना क्या है, सवारी रेलगाड़ी। माना सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना ले लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसमें सब मात्रक यही है। आगे कह रहा है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक की स्पीड से चल रही है। ठीक है ना, जो उसकी औसत चाल है। तो यहाँ पर तथा हो जाएगा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, इससे 11 अधिक है तो x प्लस हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों में ही कह रहा है कि वो निकालना हमको क्या, कि दोनों में क्या करना है कि औसत चाल दोनों का निकालना है। अभी तो हमने मान लिया जो भी मानना था। अब हम आते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ से निकालेंगे क्या, समय निकालेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है ना, तो यहाँ समय को क्या मान लेते हैं, t। अच्छा, दूरी कितनी दिया है इसमें, दूरी दे रखा है 132 किलोमीटर। ठीक है ना, दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। तो यहाँ t बराबर हो जाएगा 132 बटे x। अगर औसत के लिए हम निकालें तो औसत रेल गाड़ी की चाल, ये आ गया इतना। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति पे आते हैं। दूसरी स्थिति ये कह रही है कि जो एक्सप्रेस वे रेलगाड़ी है वो कह रहा है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। तो यहाँ पर t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा t-1। तो ये लिखेंगे एक्सप्रेस रेल गाड़ी की, या के लिए कर लीजिए, के लिए। तो ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल तो वही रहनी है, दूरी भी, चाल क्या है अब की बार चेंज है, और दूरी कितनी है वही रहनी है। तो यहाँ समय हो जाएगा कितना, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो समय कितना हो जाएगा, t-1। 1 घंटा कम समय ले रही है ना, तो अब की बार एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए समय कितना हो जाएगा, 1 घंटा कम हो जाना है, यानी ये हो जाएगा t-1। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इसका दूरी कितना है, दूरी उतनी रहनी 132, और ये बटे में हो जाएगा चाल है इसकी x+11। ये आ गया यहाँ पर समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करने पर t का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो रखिए, तो 132 बटे x माइनस 1 बराबर 132 बटे x+11। जैसे हमने अभी इसके पहले 8वां प्रश्न हल किया वैसे सेम हल करना है।
इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 132 बटे यक्स। अभी देखिए -1 उधर जा करके प्लस, और ये उधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 132 बटे यक्स प्लस 11 और बराबर में 1। बात समझ में कैसे हुआ? तो अब यहाँ से क्या करना है, 132 कर लेना है कॉमन, तो 132 कॉमन, तो बचेगा 1 बटे यक्स माइनस 1 बटे यक्स प्लस 11 और यही बराबर में 1। एलसीएम लेंगे, लासा, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 11 और यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स प्लस 11 माइनस यक्स। कैसे? यक्स से यक्स में भाग, इसमें भाग करेंगे लासा में, तो ये कट जाएगा, यक्स प्लस 11 का ऊपर गुणा और यक्स प्लस 11 से क्या करेंगे, नीचे भाग करेंगे हर में, ये हर है ना, तो इसका जो लासा आया है उसमें भाग करेंगे और फिर बचेगा यक्स का अंश में गुणा कर देंगे 1 में और ये बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से यक्स कट गया और 11 का सीधे 32 में कराएंगे गुणा। अच्छा, एक लाइन यही निपटा दें, थोड़ा सा है जगह अभी, तो ये 132 का 11 में गुणा करवाएंगे, 132 गुणे 11 और ये देखो ये बटे में है, उधर जाके हो जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 11। थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ आते हैं, 132 का 11 में गुणा करवा के उधर भेज देते हैं, ठीक है। 132 है, 132 का 11 में गुणा करवाइए, तो पहले तो लिखिए यक्स प्लस 11 यक्स और ये माइनस हो जाएगा 11 दूना 22, 11 3 33 2 35 और 11 कम 11 3 14, माइनस में आ जाएगा 1452 बराबर 0। इतना हमको पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इसका गुणनखंड, तो चाहे आप श्रीधराचार्य के सूत्र से करिए चाहे डायरेक्ट गुणनखंड करिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका श्रीधराचार्य के सूत्र से लगाते हैं, यानी द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र द्वारा। तो जब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से a कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 1, b ये 11 हो जाएगा, c हो जाएगा माइनस में 1452, तो ये हो जाएगा 11 है ना। तो यहाँ से लगाते हैं यक्स बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में है 2a, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर माइनस b यानी माइनस 11 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी माइनस 11 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4 गुणे a है 1 और c है माइनस 1452 और बटे में है 2a मतलब 2 गुणे 1। तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर माइनस 11 प्लस माइनस, ये देखिए जुड़ करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 121, ये प्लस 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 2 18 और 4 एकम 4 1 5, इतना होगा ना। 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 2 18 के 8 और 4 एकम 4 1 5 और बटे में 2। तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर माइनस 11 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 8 1 9 और यहाँ से हो जाएगा ये 2 और ये भी 8 1 9 और ये 5 और बटे में 2a मतलब 2 केवल, क्योंकि a का मान तो हमने रख दिया है। अभी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा इधर मिटा दें, नहीं तो 1 मिनट, यहाँ दिख रहा है, चलिए यहाँ हम थोड़ा सा उसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा यक्स बराबर, अब देखिए वो माइनस 11 और ये प्लस माइनस ये आ जाएगा रूट से बाहर 77 और बटे में 2। तो यक्स बराबर क्या करते हैं, एक बार माइनस लेने पर लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यक्स माइनस 11 माइनस 77 बटे में आ जाएगा 2 यानी यक्स बराबर ये आ जाएगा 8 8। तो ये जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 44, लेकिन माइनस में ये यक्स बराबर 1 आ गया माइनस 44, ठीक है ना। यक्स बराबर क्या करते हैं, अच्छा चिन्ह प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, और जब प्लस चिन्ह लेने पर करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर माइनस 11 प्लस 77 बटे 2। तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 में से 1 गया 6 और फिर 7 में से 1 गया 6 और बटे 2, तो यानी ये 33। तो यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा 33। तो आपको पता है ये कौन सा, ये मान्य होगा, ये मान, और ये हो जाएगा अमान्य, ठीक है ना। अमान्य क्यों, क्योंकि हम जानते हैं चाल कभी भी माइनस में नहीं होती है, हमेशा प्लस में होती है। तो यहाँ से जो पहली गाड़ी की चाल आएगी, एक्स बराबर तो आ गया 33 किलोमीटर, यहाँ से हो जाएगा 33 प्लस 11 यानी यही हो जाएगा बराबर में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये लोग चल रहे थे।
दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल यहाँ पर हमको पता चल गई है। ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, इसको जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। हम मिटा रहे हैं इसको फिर। अब देखिए बच्चों, हम इसका देखते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 11। इसमें कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्ग हैं, ठीक है ना। मान लिया इस तरह से एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग जैसा ही लगना चाहिए, नहीं तो पता चले आयत हो जाए। चलिए, दो वर्ग हैं, इसी एक भुजा हमको, एक हम मान लेते हैं यक्स यक्स कर देते हैं सबको, और यहाँ पर कर देते हैं वाई 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 और वाई। ठीक है ना। तो अभी कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो ये प्रश्न नंबर 11 हम मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर यक्स तथा दूसरे की भुजा बराबर वाई। तो प्रश्नानुसार आते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों क्षेत्रफलों के वर्गों का योग। तो ये बताइए कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोनों, जब प्रश्नानुसार आएंगे तो ये हो जाएगा दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी मीटर, ये मीटर। आगे कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर कितना हो, 24 मीटर हो। तो अब हमको ये जानना है कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो कितनी होती है। वर्ग का परिमाप होती है 4 गुणे भुजा। क्या होती है, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ परिमाप हो जाएगा 4 गुणे यक्स यानी 4 यक्स, और यहाँ हो जाएगा 4 गुणे वाई यानी कि 4 वाई। एक का 4 यक्स, दूसरे का 4 वाई। तो कह रहा है दोनों का अंतर। तो अंतर चाहे तो आप वाई को बड़ा मान लीजिए, चाहे एक्स को बड़ा मान लीजिए, इसको भी मानना है, मान करके यहाँ लिखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और यहाँ से करेंगे 4 यक्स माइनस 4 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 24 मीटर। 24 मीटर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अच्छा, अभी समीकरण 2 हमने मान लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, 4 कॉमन, यहाँ बचेगा यक्स माइनस वाई बराबर में 24 मीटर। 4 को बटे में भेजेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर 6, यक्स माइनस वाई बराबर 6। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई या वाई प्लस 6। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, यहीं से लिखते हैं यक्स का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और जब समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे ले जा करके, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर पहले से है बराबर में 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, वर्क करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस हो जाएगा 2 छक 12 वाई, और प्लस में वाई स्क्वायर है बराबर 48। ये देखो वाई वाई हो जाएगा 2y। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 बराबर हो जाएगा 400। 400 ये कितना है, 80 है शायद, कितना है 468 है। ये देखिए हमने 48 केवल लिख दिया है, यह है 468 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर भी 468, यहाँ पर भी 468 दे दिया है। चलिए ठीक, इतना ही है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग हल करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आते हैं इधर, इसको इधर ले आएंगे, या क्या करिए पहले 2 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए, कॉमन करके उधर भेज दीजिए बटे में। तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 बराबर 468। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18, और ये बराबर हो जाएगा 234। इस 234 को उधर उठा लाइए, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 और माइनस 234 बराबर 0 घटाइए, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये बचेगा माइनस 216 बराबर 0। तब यहाँ से जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y
-216 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन करेंगे y, तो ये बचेगा y प्लस 18 और यहाँ से माइनस में 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी बचेगा y प्लस 18। तो एक ब्रैकेट में जब कॉमन होगा तो y प्लस 18 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y माइनस 12 बराबर 0। तो अभी क्या करते हैं, लिखेंगे y प्लस 18 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा -18, तो ये हो जाएगा अमान्य। इसी तरह से दूसरा लिखेंगे y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना 12, तो ये हम इसको मानेंगे फाइनल वैल्यू। तो यहाँ से देखिए ये y आ जाएगा कितना 12 मीटर। तो x हमको निकालना है, ठीक है ना, कहीं से निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से जब निकालेंगे समीकरण 3 से तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो ये है x बराबर y प्लस 6, तो x बराबर आ जाएगा 18, ठीक है। यानी एक मान आ गया कितना 12 और दूसरा आ गया 18, यानी पहले जो वर्ग की भुजा कितनी है x यानी 12 और दूसरे की कितनी हो जाएगी 18, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत ही आसान प्रश्न थे, बस क्या करना, जिस तरह से सवाल में कहा गया है उसी तरह से उसी के निर्देश पर हम जब लिखते हुए चले जाएंगे तो सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। बेसिकली हमको इनमें क्या करना था, गुणनखंड ही करना था और सब हमने कर लिया है कंप्लीट। तो बच्चों आज के लेक्चर में यहीं तक, इसमें हमने प्रश्नावली 4.3 को कंप्लीट कर लिया है 11वें प्रश्न तक। मिलेंगे आप लोगों से अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज पर। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।